सभापति जी और साथियों, हिंदुस्तान की भाषाएं अभी गरीब हैं। उनमें शब्द काफी नहीं, इसलिए मौजूदा दुनिया में जो कुछ तरक्की हुई है विद्या की, विज्ञान की और दूसरी बातों की, उनको अगर हासिल करना है तब एक धनी भाषा का सहारा लेना ही पड़ेगा। अंग्रेजी एक धनी भाषा भी है और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा। चाहे दुर्भाग्य से क्यों न सही, वो अंग्रेजी हमको मिल गई, तो अब हम उस अंग्रेजी को क्यों छोड़ें? गरीब भाषाओं का देश, जिस किसी सबब से हो एक धनी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा मिल गई है, वो क्यों उसे छोड़ दे? ये चर्चा हमेशा अंग्रेजी वालों की तरफ से सुनने को मिलती। इसमें एक के बाद एक अगर सब गलत बातें गिनने लगे तो तादाद काफी होगी, लेकिन मैं पहले इसको मान के चलता हूं कि तेलुगु, उर्दू, हिंदी ये गरीब भाषाएं हैं। मान लो बहस के लिए है या नहीं, इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन मान लो ये गरीब है। इनमें शब्द काफी नहीं, इनसे हमारे कानून, विज्ञान वगैरह का काम ठीक तरह से चल नहीं सकता। तब उससे नतीजा क्या निकालना चाहिए? ये नतीजा कि हम और किसी देश की धनी भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका तो बड़ा ही खतरनाक परिणाम होगा। तब हमारी भाषाएं तो गरीब बनी रह जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि तेलुगु, हिंदी, उर्दू, मराठी गरीब भाषाएं हैं और आधुनिक दुनिया के लायक नहीं है, उनको तो और ज्यादा इन भाषाओं के इस्तेमाल की बात सोचना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल करते करते ही तो ये भाषाएं धनी बनेगी ना आगे। जब मैं कभी इस तर्क को सुनता हूं हिंदुस्तान में, तो बहुत आश्चर्य होता है कि मामूली बुद्धि के लोग भी कैसे इस बात को कह सकते हैं कि अंग्रेजी का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी भाषाएं गरीब। अगर अंग्रेजी का इस्तेमाल करते रह जाओगे तो तुम्हारी अपनी भाषाएं तो कभी धनी बन ही नहीं पाएंगी। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये मान भी लें कि अंग्रेजी धनी है और अपनी भाषाएं गरीब हैं, तो भी इससे एक जरूरी तर्क निकल जाता है कि अपनी भाषाओं का इस्तेमाल हो, तभी ये धनी बने। अब इस पर से हो सकता है कि कुछ नासमझ लोग ये बात कह बैठे कि नहीं, पहले अपनी भाषाओं को अच्छा बनाने तब उनका इस्तेमाल करना। अदालत में, कॉलेज में, अखबारों में और सरकारी कामकाज में जहां की एक जो सुसंस्कृत भाषा की जरूरत पड़ती है या विकसित भाषा की जरूरत पड़ती है, वहां अंग्रेजी का इस्तेमाल कर लो। और जब अपनी भाषाएं विकसित हो जाएंगी तब उनका इस्तेमाल करना। और इनको विकसित करने के लिए क्या जरूरी है कि इनके शब्दकोश ठीक करो, इनकी डिक्शनरी ठीक बनाओ। जो वैज्ञानिक हैं, टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, इनसे कहो कि पारिभाषिक शब्द ठीक करें, कोश बनाएं, पारिभाषिक शब्द ठीक करें। कमिटियां बैठाओ, कमिटियां ये तय करें कि किस शब्द का क्या मतलब होगा। और जब ये सब कोश तैयार हो जाए तब इसके मतलब ये भाषाएं ठीक हो जाएंगी और तब इनका इस्तेमाल करना। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि दुनिया में न तो कभी ऐसा हुआ
और न कभी ऐसा होगा, और सिर्फ जाहिल लोग ही इस तर्क को दे सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं। ये मैं मानता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में यही काम हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार और आंध्र प्रदेश वगैरह की सरकार की तरफ से ऐसा ही काम हो रहा है। कमेटी बैठाओ, इंजीनियरों को कहो, टेक्नीशियन को कहो, पारिभाषिक शब्द तैयार करो, शब्दकोश बनाओ, लेकिन इस बुनियाद पर जो लोग समझते हैं कि अपनी भाषा की तरक्की हो जाएगी, उनसे ज्यादा मूर्ख आदमी और कोई हो नहीं सकते। क्योंकि आखिर को अनुभव दिखाता है ना, अंग्रेजी की कैसे तरक्की हुई। आज जो अंग्रेजी की तारीफ लोग करते हैं, यही हिंदुस्तानी या रूसी या जर्मन या और कोई भाषा, शब्दकोश तो बाद में बनते हैं, भाषाओं की तरक्की पहले होती है। पहले शेक्सपियर आता है, तब उसके बाद जाकर के न जाने कितने तरह के शब्दकोश, कितनी तरह की टीकाएं, कितनी तरह की और चीजें हुआ करती। और ये टीकाएं और शब्दकोश भी भाषा के इस्तेमाल के साथ साथ होते रहते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए पहले और बाद के तर्क को कोई न समझे न माने, तो इतना तो जरूर मानेगा, ये साथ साथ चलते। आखिर को अंग्रेजी कानून अथवा राजनीति के लिए एक अच्छी भाषा है, ये कब हुआ? जबकि अंग्रेजी का इस्तेमाल हिंदुस्तान की अदालतों में होने लगा, तभी ना। अदालतों में इस्तेमाल होता है, शब्द खींचते हैं वकील और जिनके मुकदमे वादी प्रतिवादी जज आपस में गिरह करते हैं, तो वो भाषा भी तो साथ साथ मंचती चली जाती है ना। एक तरफ कानून मंचती है, गिरह मंचती है, और दूसरी तरफ भाषा के वो शब्द जिनमें ये गिरह होती वो भी मंचते चले जाते हैं। अब कांग्रेसी, और मैं इस वक्त कांग्रेसी क्यों कहूं, कांग्रेसी, प्रजा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ये एक उल्टी धारा बहाना चाहते कि नहीं, पहले शब्दों को मांझ लो कहीं और फिर उनका आगे अदालत में इस्तेमाल करना। अब भला इससे ज्यादा क्या इतिहास को उल्टा करना होगा। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने अंग्रेजी की मिसाल देकर आपको राजनीति और कानून की बात बताई, वैसे इंजीनियरिंग को ले लीजिए। अब इंजीनियरिंग या दवाई का शास्त्र शायद अभी तक तो कम से कम निश्चित है जर्मनी में दुनिया में सबसे अच्छा रहा, और गणित जो शुद्ध गणित है उसमें अब भी है, जो कि अब रूसी लोग करीब करीब बराबर आ रहे हैं शुद्ध गणित में भी, लेकिन अभी तक जर्मनी है। अब कोई कहे कि नहीं, पहले शुद्ध गणित के शब्द किसी पाणिनि या वैयाकरणी के जरिए शब्दकोश बना के ठीक कर लो, और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करना उसमें दवा शास्त्र में और दूसरे इसी तरह के आरोग्य शास्त्र में, तो सिवाय इसके कि लोग हंसेंगे, कहेंगे अच्छा बेवकूफी आदमी मिला। कभी ऐसा दुनिया में न हुआ न हो सकता, क्योंकि शुद्ध तर्क में भी आप देखो कि किसी भी भाषा के शब्द, उसका व्यवहार, उसके मतलब तभी मजा करते हैं जब वे सब अपने अलग अलग जिंदगी के दायरों में इस्तेमाल होते रहते हैं। इस्तेमाल न होते रहे और शब्द मंझ जाए कहीं और किसी जगह बैठ करके, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। इसलिए पिछले 11-12 बरस में जो कुछ महात्मा गांधी के देश ने किया है, वो सिवाय धोखेबाजी के और कुछ नहीं किया जहां तक भाषा का मामला है, क्योंकि शब्दों को मांगने का कोई काम नहीं हुआ। खाली दुनिया की आंखों में ये कमिटियां बैठाई गई, शब्दकोश बनाने का वचन दिया गया, और उसके साथ साथ एक झूठा तर्क चलाया गया कि अब ये 5 वर्ष में आ जाएगी, अब वो 10 वर्ष में आ जाएगी, अब वो 12 वर्ष में आ जाएगी, वो चाहे 50 वर्ष में आती, लेकिन जो उसका बुनियादी काम है उसका आरंभ तो हो जाता ना। अदालत, कॉलेज, सचिवालय और जितना भी सार्वजनिक जीवन, इन सब में जब हिंदुस्तान की भाषाएं इस्तेमाल होने लग जाती, फिर उसके बाद मुझे इससे मतलब नहीं कि भाषाएं कब विकसित होती, शायद 50 वर्ष में होती, 100 वर्ष में होती, या कुछ लोग तो कहेंगे कि कोई भी भाषा संपूर्ण रूप से तभी विकसित होती है जब वो मर जाती, इससे विकसित तो होना ही नहीं चाहिए संपूर्ण रूप से। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से अंग्रेज हैं, वो इस बात का घमंड करते हैं
कि अंग्रेजी अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। फ्रांसीसी हो चुकी है, अंग्रेजी अभी जिंदा है। जर्मन और ज्यादा कहते हैं कि उसमें नित नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं, अभी विकसित नहीं है। जो मुड़ मर गई है वही पूर्ण तरह से विकसित हो गई है। तो खैर मान लो 100 बरस, 50 बरस, 20 बरस या कभी विकसित होती, लेकिन वो सिलसिला शुरू हो जाता, इस्तेमाल होने लग जाते ये शब्द। तो जब इस्तेमाल होने लगेंगे तभी जाकर के अपनी भाषा और उसके मुहावरे ठीक हो पाएंगे, उसके पहले नहीं। अब मैं आपको इस तर्क के साथ साथ असलियत भी बता देना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल झूठी कि हिंदुस्तान की भाषाओं के शब्द कम हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द तो 2-2.5 लाख होंगे और जो हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, मैं समझता हूं 50,000 लाख का फर्क चाहे इधर या उधर हो, लेकिन तेलुगु हो, बंगाली हो, मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इन सब के अब मतलब कहीं आप उर्दू को ऐसी मत बना दीजिए कि वो बिल्कुल अरबी फारसी हो जाए, कहीं आप हिंदी को ऐसी मत बना दीजिए कि वो बिल्कुल संस्कृत हो जाए। जिसे हिंदी उर्दू कहना चाहिए, हिंदुस्तानी जिसे आमतौर से भी कहा करते हैं, ये सब भाषाएं करीब 6 लाख के आसपास इनके शब्दों की संख्या है। अब ये बात कभी नहीं कही जाती, मैं तो दिन रात इस बात को चिल्लाता हूं भाई इसका कुछ जवाब दो, लेकिन असलियत आपके सामने नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आज के शासक लोग हिंदुस्तान को किसी हद तक, पूरा न कहीं, किसी हद तक जानबूझ करके अंधेरे में रखना चाहते हैं कि जिसमें उनकी कौड़ी हमेशा अच्छी तरह से जमती रहे। नहीं तो ये बात क्यों नहीं बहस में लाई जाती कि अंग्रेजी में कुल 2-2.5 लाख शब्द है और हिंदुस्तान की भाषाओं में 6 लाख शब्द है। भाई कौन धनी? अगर शब्दों के तादाद से देखा जाए तब तो धनी अपनी भाषाएं हुई ना, लेकिन ये नहीं कभी बहस से नहीं की जाती। अच्छा, अब असलियत मैं थोड़ी सी और आपको बता दूं, क्योंकि हमको सच्ची बात देखना है, खाली बहस तो नहीं करना। सच्ची बात यह है कि अपने शब्द तो ज्यादा, लेकिन वे मजे हुए नहीं। ऐसे बर्तन हैं बहुत से कि जो या तो कभी बहुत इस्तेमाल हुए थे और बरसों रखे रखे उनसे थोड़ा वो कौन सा वो नीला नीला सा होता है ना, काई कहते हैं, नहीं काई तो पानी पे हो, बर्तन पे कुछ और उसे कहते हैं, वो जम जाया करता। उस तरह से वो कहीं तो कुछ जम गए, कुछ ऐसे जो बिल्कुल नए हैं, तो वो बर्तन मजे हुए नहीं है, वो शब्द मजे हुए नहीं है, क्योंकि उनका पिछले 200-300 बरस में इस्तेमाल लगातार हुआ नहीं, एक मानी में तो 800-700 बरस में। और खासतौर से जो पिछले 300 बरस है, ये आधुनिक दुनिया के यानी विज्ञान के निरंतर तरक्की करने वाली इंजीनियरिंग के या खेती कारखानों में नए तरीकों के ये 300 बरस रहे। और इन 300 बरस में हम राजनीति में भी पिछड़े हुए रहे और अपने जबानों के इस्तेमाल में भी पिछड़े हुए रहे। ये चीजें दोनों साथ साथ चलती। इसलिए हालांकि हमारे शब्दों की संख्या 6 लाख के आसपास है, लेकिन उन शब्दों के मतलब कुछ ढुलमिल हो गए, शब्द मजे नहीं है, उनको अच्छी तरह से जमा नहीं सकते। और नतीजा ये होता है कि खास तौर से आधुनिक जिंदगी की जो जरूरतें हैं उनका हम इन शब्दों के जरिए पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि जितना लोग कहते हैं उतना सही नहीं है। इसमें भी आप ये मानना कि नाक न जाने अंगना टेढ़ा वाला हिसाब है। जो या तो सचमुच नहीं जानता अपने भाषाओं का इस्तेमाल, और या जो जरा साहब बनना चाहता है। आप लोगों की भी गलती है इसमें, हिंदुस्तान के लोगों की तो खैर गलती यही है। अगर कोई आदमी मान लो अपनी भाषा बोलते बोलते बहुत ज्यादा करने लगे और अटकने लगे और शब्दों को ढूंढने लगे, तो आप कहीं देखो भाई कितना विद्वान है, ये तो अंग्रेजी सिर्फ जानता है, अपनी भाषा नहीं जानता, इसलिए बेचारे को इतनी झंझट हो रही है। दरअसल या तो वो बनावटी है और सिर्फ आपको दिखाना चाहता है कि उसको कितनी दिक्कत हो रही है अपने भाषा के इस्तेमाल में, और या फिर मेरा मूर्ख है, क्योंकि अगर अपनी भाषा का इस्तेमाल भी वो ठीक तरह से नहीं जानता तो पढ़ाई का क्या खास पत्थर जानेगा। क्योंकि मैं 1000 दफे कह चुका हूं कि बच्चा किसके साथ अच्छी तरह से खेल कर सकता है, अपनी मां के साथ या पराई मां के साथ।
अगर कोई आदमी किसी जबान के साथ खेलना चाहे, और जबान का मजा तो तभी आता है जब उसको बोलने वाला या लिखने वाला उसके साथ खेले। कौन हिंदुस्तानी जो अंग्रेजी के साथ खेल सकता है? हिंदुस्तानी तेलुगु, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी के साथ खेल सकता, उसमें नए नए धर्रे, नए नए ढांचे बना सकता, उसमें जान डाल सकता, रंग ला सकता। बच्चा अपनी माँ के साथ जितना अच्छी तरह खेल सकता, दूसरे की माँ के साथ नहीं खेल सकता। तो इसलिए कभी आप ये मत समझना कि कोई लोग हैं जो अंग्रेजी का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। या यकीन मानिए, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तानी जो अंग्रेजी लिखता और बोलता है, 2, 4, 10 को छोड़ दीजिए, वो हो सकता है कुछ भले बंदर हैं, लेकिन बाकी तो भोंदे बंदर हैं, भद्दे बंदर हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती। और मन में तो इतनी कुढ़न होती है जब इन लोगों को मैं बोलते सुनता हूं कि अंग्रेजी धनी भाषा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसी से काम चल पाएगा। तो तबीयत होती है कि इस बंदर नहीं, भले बंदर नहीं, इस भद्दे बंदर को एक चागा मार के बताया जाए कि कितनी अंग्रेजी जानता है और बक रहा है खाली कि अंग्रेजी धनी भाषा है। तो दरअसल बात ये हो गई है कि समाज का वातावरण कुछ इतना बिगड़ गया है कि हम अपने जो 6 लाख शब्द हैं उनकी क्या कमी है इसको अभी नहीं पहचानते। कुछ चीजों में तो मैं आपको बता दूं वो बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मैंने जैसे मिसाल के लिए एक जगह कहा था, उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, कि जैसे समझो अभी कल परसों मैंने एक लेक्चर में कह दिया था कि गद्दी पर बैठने के पहले त्यागी, गद्दी पर बैठने के बाद भोगी। अब ये त्यागी और भोगी 2 शब्द हैं। मैं कहना चाहता हूं, आए तो कोई अंग्रेजों का कौन होगा आजकल सबसे बड़ा लेखक? जो कोई आए भाई, बर्नर्ड शॉ तो मर गया, अब इस वक्त जो कोई हो, रसल, तो वो जरा इसी तरह से एक एक शब्द बता दें त्यागी और भोगी। वो तो असंभव बात है, क्योंकि वो भाषा उस तरह की नहीं है, उसकी अपनी अलग जिंदगी है। उसको पूरे 2 वाक्य लिखने पड़ेंगे, त्यागी और भोगी के लिए उसको 2 पूरे वाक्य लिखने पड़ेंगे। उसी तरह से मैंने एक जगह कहा था, राधा की छटा और द्रौपदी की घटा कृष्ण के ऊपर हमेशा छाई रहती थी। अब इसको बोला अंग्रेजी में कैसे, तो देखो कोई आए जो मुझे इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करके दिखाए। और मैं समझता हूं कि अगर तेलुगु में जानता होता तो इस वक्त घटा और छटा को तेलुगु में भी कह सकता था, क्योंकि तेलुगु में भी यही शब्द होंगे ना, राधा की छटा और द्रौपदी की घटा। गद्दी पर बैठने के पहले त्यागी, गद्दी पर बैठने के बाद भोगी। ये तो मैंने आपको वो मिसाल दिए कि किस तरह से अपनी भाषाएं भी धनी है, ऐसा मत समझ जाना आज भी। लेकिन हाँ, वो उन चीजों के लिए है जिन पर अभी आधुनिक जीवन की छाप नहीं पड़ी, उनकी जरूरत नहीं है। घटा छटा वगैरह का इस्तेमाल तो जब से दुनिया में आदमी के दिल रहा होगा तब से चला आ रहा है, इसलिए पुराने शब्द है, वहां हम लोग ठीक। लेकिन जिन शब्दों को अभी मांझना, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी के शब्द तो जम गए, आरोग्य शास्त्र, दवाई शास्त्र, इंजीनियरिंग वगैरह में। उसी तरह से अपनी भाषाओं के शब्द मांझने हैं, जमाने, उनके अर्थ निश्चित करने, तो कैसे करोगे? अब फिर वही तर्क आ जाता, शब्दकोश की कमिटियां बैठा के नहीं, उनका इस्तेमाल कर। जब वो अदालतों में इस्तेमाल होते रहेंगे, जब उन्हीं शब्दों में हजारों, लाखों, करोड़ों जिरहे और फैसले होते रहेंगे, तब वो शब्द जमेंगे, तब उनके मतलब ठीक होते चले जाएंगे। जब वो लाखों, करोड़ों कॉलेजों के भाषणों में प्रोफेसर और अरबों लड़कों के हाथों वो शब्द मचते रहेंगे, तब उनके मतलब स्थिर हो जाएंगे। उसी तरह से जब सचिवालय में और दूसरी जगहों पे उन शब्दों का इस्तेमाल होते रहेगा, तब जाके वो मन जाएंगे। असल में जो तर्क इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस, कम्युनिस्ट या और कोई हो, और जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो राजा गोपालाचारी साहब हों और चाहे वो नेहरू साहब हों, क्योंकि मैं अभी यह बताऊंगा आपको, दोनों में कोई फर्क नहीं है, हालांकि लोग समझते हैं फर्क है। इनकी तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो किस ढंग के हैं? ऐसे ही कि जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम पहले तैरना सीख लो और जब सीख जाओ तब पानी में उतरना और तब तैरने जाना।
ठीक उसी तरह का तर्क है। अभी तक जो मैंने आपको भाषा का बताया, पहले तैरना सीख लो, ऐसे बिना पानी के खुश्क जमीन के ऊपर, या तो कोई कैसे करो पता नहीं, एक कोई वो जिम्नास्टिक जैसे होते हैं छड़ी वो सब डाल लो, कुछ भी करो, या समझ लो दिमाग अपना इतना आला बनाओ कवि और शायर के जैसा कि समझो पानी है सामने और खटखटाते रहो, जो कुछ भी करो, तो तैरना पहले सीख लो। ये है नेहरू महाराज का कहना। मैं बहुत ठंडा आदमी, क्योंकि जितना मैं देख चुका हूं हिंदुस्तान को, उसके बाद से तो मुझे जिस तरह से बोलना चाहिए मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन लोग समझते हैं कि जैसे मैं कोई बहुत सख्त बात कह डालता हूं। दरअसल बात यह है, ठीक यही है। क्या कहोगे ऐसे लोगों कि जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सांस्कृतिक मसले को, जबान के मसले को इस हद तक बिगाड़ रहे हैं? पहले तैरना सीखो, फिर पानी में उतरना, पहले शब्दकोश और समितियां बैठा के अपनी जबान ठीक कर लो, फिर उसका इस्तेमाल करना। कम वक्तों तुमको ये पता नहीं है कि पहले इन भाषाओं का इस्तेमाल अदालतों, कचहरियों, कॉलेजों, सचिवालयों में होता रहेगा, तब इनके शब्द मजते रहेंगे और तब ये भाषाएं विकसित हो जाएंगी आधुनिक जीवन के लायक भी। ये तो एक बुनियादी तर्क मैंने आपको दिया। उन लोगों के जवाब में जो कहते हैं कि तुम्हारी भाषाएं तो अभी गरीब, अरे भाई है जिस हद तक, उस हद तक तो और जरूरी हो जाता है। इतना जरूरी हो जाता है कि हम लोग कसम खा लें कि हम अंग्रेजी का इस्तेमाल हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में नहीं करेंगे, तब जाके अपने देश को बढ़ा पाएंगे। अच्छा, अब इसी के साथ साथ आप एक तर्क और जरूरी समझना, और मैं वो आज मौजूदा दुनिया की मिसाल देके ही कह देता हूं। रूस वाले विज्ञान के मामले में काफी आगे बढ़ गए हैं ना। मेरी राय है, और समझ करके, बहुत सोच समझ करके, जल्दी मैं अपनी राय नहीं बनाता, मेरी राय है कि जो शुद्ध गणित नहीं तो जिसको कहना चाहिए कि आपसे को मैं जानबूझ करके उसको हिंदी शब्द कह सकता था, लेकिन मैं अप्लाई कह देता हूं। इससे मैं एक और तर्क भी बता देना चाहता हूं साथ साथ, बिना एक हिंदी या तेलुगु का शब्द ढूंढे हुए अप्लाइड गणित कह देता हूं या अप्लाइड फिजिक्स कह देता हूं, इसलिए कि मैं ये भी नहीं चाहता कि अपनी जबानें प्रोगापंथी की या बिल्कुल शुद्ध या पंडिताऊ और मौलवी वालों की हो। अगर मान लो कोई शब्द हमें अपनी भाषा का नहीं मिल रहा है और हमें उस विचार को कहना है, तब ऐसे मौके पर सफाई के झंझट में पड़ करके उस शब्द के लिए घंटों कोई अपना शब्द ढूंढते रहना, ये बेवकूफी होगी। जिस भाषा को जानते हो, जिस भाषा को खुद जानते हो, जिस भाषा को कुछ थोड़ा बहुत दूसरे सुनने वाले समझ सकते हो, अगर एक आध शब्द इधर उधर इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं। ये मैं बुनियादी तौर पर आपसे शुरू में ही कह देना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बहुत दफे तर्क उठ बैठता है कि भाई तुम इतने ज्यादा कहते हो तेलुगु, उर्दू, हिंदी का इस्तेमाल करो, कहीं कोई शब्द नहीं मिला तो क्या करोगे? तो मैं सबसे पहले तो कहता हूं कि आमतौर से शब्द मिलेंगे। दूसरे मैं ये कहता हूं कि जहां न मिले और समय बर्बाद हो रहा हो और समझने सुनने वालों की समझ में ना आ रहा हो, वहां पर जो भी भाषा चल रही हो उसके एक आध शब्द इधर उधर ले लेने में कोई हरज नहीं। आमतौर से विज्ञान के लिए ये कहा जाता है। अब जैसे मान लो बहुत से मंत्र तरीके के होते हैं, ये ऑक्सीजन के बारे में, हाइड्रोजन वगैरह के बारे में। अब जैसे ऑक्सीजन शब्द है या हाइड्रोजन है, ये नहीं कि हाइड्रोजन का शब्द नहीं, हाइड्रोजन बम जैसे है ना, उसके लिए तो जो अपना शब्द है वो काफी मतलब वाला और ठीक है और साधारण और सबके समझ में आएगा, जैसे उज्जैन बम कहते हैं उसको। लेकिन मान लो हाइड्रोजन ही कह दिया जाए या ऑक्सीजन कह दिया जाए, हाँ कहीं ऐसी बात मत कर बैठना जैसा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक दफे किया था कि उन्होंने नकली नभोमंडल, अब नभोमंडल एक ऐसा शब्द है
जिसके कि अगर पुरखे और माँ बाप हिंदुस्तानी रहे हों तो उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो, अब मैं नहीं कहता कि शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मा के हिसाब से अगर वो हिंदुस्तानी नहीं रहा है, शरीर से की तो यहां तो चर्चा हो नहीं रही है, शरीर का दोगलापन तो अच्छा हुआ करता है कई दफे, लेकिन अगर मन से कोई दोगला रहा हो तो उसको नभोमंडल समझ में नहीं आएगा, और तब वो कहेगा प्लैनेटेरियम ज्यादा अच्छा शब्द है। अब भला बताओ, हिंदुस्तान में कोई आदमी ये कहने की जुर्रत कैसे कर सकता है कि हिंदुस्तान के 40 करोड़ के लिए नभोमंडल से प्लैनेटेरियम ज्यादा सुगम, सहज और अच्छा शब्द है, लेकिन ये आज आपका प्रधानमंत्री बिना किसी शर्म के कहता रहता है। ये चीज तो चलती रहती है। तो खैर ऐसे शब्दों के लिए मैं नहीं कहता कि ये शब्द भी आप ले लो, जैसे वो कहते प्लैनेटेरियम ले लो, ये वो ले लो, जो अपने शब्द हैं उसमें ले लेना वो तो बेवकूफी होगी। लेकिन जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन का कहा, ऑक्सीजन का कहा, या एकाएक अप्लाइड गणित का तय किया था, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द ले लिए जाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। या तो वो शब्द ठीक है तो 10, 20, 30 बरस में घिसते घिसते अपने हो जाएंगे, वो मैं बता देता हूं कैसे अपने होंगे, और नहीं तो 10, 20 बरस में उनके पर्यायवाची शब्द अपने भाषा से ही ढूंढ के निकल आएंगे। वो तो आप समझ गए हो कैसे अपने शब्द निकल आएंगे, नए नए शब्द बनते ही रहते हैं, अपनी भाषा के भी आ जाएंगे, उनकी जगह पर फिर वो इस्तेमाल करने शुरू हो जाएंगे। लेकिन घिस कैसे जाएंगे तो उसकी मैं मिसाल आपको दिए देता हूं। जैसा कि देहाती लोग घिसा करते हैं शब्दों को, पढ़े लिखे लोग नहीं करते, क्योंकि पढ़े लिखों की तो जबान तोड़ी जाती, मास्टर तोड़ता, और इसलिए विदेशी भाषाओं के शब्दों के उपयुक्त जबान को तोड़ देता, लेकिन देहाती तो अपनी जबान नहीं तोड़ता, उसको कौन मास्टर तोड़ाने जाता, इसलिए वो शब्दों को तोड़ देता अपनी भाषा को उपयुक्त बनाने के लिए। जो हिंदुस्तान की भाषाओं के ध्वनि है और शब्दों के स्वरूप है उसके अनुसार वो तोड़ देता। जैसे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है ना, जैसे सिंगल, सिग्नल की जगह, जैसे लांटेन, लैंटर्न की जगह, जैसे मजिस्टर, मैजिस्ट्रेट की जगह, ऐसे बहुत है, रफत, रिपोर्ट की जगह। तो देहाती इन विदेशी शब्दों को तोड़ता है जिसमें वे हिंदुस्तान की जीव या जिह्वा के लायक बन जाएं, और जो पढ़ा लिखा है वो तो खैर अपनी जीव को तोड़ करके उन शब्दों के लायक बनाता है। तो ये आप, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये एक भाषा शास्त्र का बड़ा नियम है कि बेपढ़ा आदमी नई भाषा का सृष्टा होता है, बनाने वाला होता है, और पढ़ा लिखा आदमी तो खाली पुरानी भाषा को मांझने वाला होता है। तो मैंने दोनों की तारीफ अलग अलग बता दी। पढ़ा लिखा आदमी मांझ सकता है, बेपढ़ा आदमी नई सृष्टि करता है। नई पैदाइश तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता, कम से कम भाषा के मामले में, और बहुत से मामलों में भी वो कुछ उसको बेचारे को तोड़ दिया जाता है, वो लायक नहीं रह जाता कुछ करने के। तो खैर ये मैंने आपको शब्द, और ये भी बता दूं अच्छा इस सिलसिले में, क्योंकि मुझको यहां तक ये एक उच्च न्यायालय के जज ने पूछ लिया, पहले कोई 1 घंटे भर तक वो मुझको सुनता रहा, मजिस्टर, लेकिन शायद उसको लगा कि ये हंसी उड़ा रहा है, मैजिस्ट्रेट नहीं कर रहा, बहुत से लोग ये सोचते ना। तो वो साहब मुझसे पूछते हैं, आप जरा ये बताइए कि ये मजिस्टर आप क्यों कह रहे हैं? मैं अपने मन में सोच रहा था 1 घंटा हो गया, ये क्यों नहीं मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि वो जरा बहुत ही अजीब किस्म का जज था, कुछ जिद्दी, कुछ झूठा भी। अब खैर मैं जानबूझ के कह रहा हूं, वहां पे अदालत के पास भी और भीतर भी सब कुछ हुआ। तो मैंने कहा तो वो अजीब किस्म के जज होते हैं, वो सरकार के बने हुए रहते, तरह तरह की चीजें होती। तो खैर उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उसको बताया ये कि जब मैं हिंदुस्तानी बोल रहा हूं तो मैं मैजिस्ट्रेट नहीं कहूंगा, क्योंकि मैजिस्ट्रेट तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदुस्तानी में तो मजिस्टर है। मजिस्टर हो गया, और मैंने नहीं बनाया है, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जो कि अदालत का इस्तेमाल करते हैं मैजिस्ट्रेट को मजिस्टर बना दिया है। तो ये सब जिससे रहते हैं। और ये भी मैं आपसे उसी के साथ साथ दूसरी बात और बता दूं, आमतौर से हिंदुस्तानी ये समझा करता है कि हिंदुस्तान के बाहर अंग्रेजी ही एक भाषा,
इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अंग्रेजी तो अभी इधर अमेरिका की तरक्की के बाद से इतनी धांधली मचा रही है दुनिया में, वरना कोई 40 वर्ष पहले तक तो फ्रांसीसी दुनिया की भाषा थी। और मैं समझता हूं कि 20, 30, 40 वर्ष के बाद शायद अंग्रेजी की जगह रूसी लेने लग जाएगी, अगर दुनिया में कोई खास तब्दीली बीच में ही नहीं हो गई। और जर्मन विज्ञान के मामले में तो पहले भी रही है, और कोई खास तब्दीली न हुई तो आगे भी रहेगी, लेकिन मैं कह नहीं सकता जर्मन और रूस का कहां मुकाबला जाके बैठेगा। तो ये सब भाषाएं, और इन भाषाओं की जो मां रही है, जैसे हमारी भाषाओं की मां है संस्कृत, प्राकृत, पाली, अरबी, फारसी, उसी तरह से इन भाषाओं की जो मां रही है लैटिन, ग्रीक और किसी हद तक जर्मन की, वो जो पुरानी जर्मन थी, तो उन भाषाओं में ये मैजिस्ट्रेट वगैरह नहीं। अब हमारा जो मजिस्टर है ना, वो यूरोप के मैजिस्ट्रेट से कितना मिलता जुलता है। आपका समझना कि यूरोप में लोग मजिस्टर कहते हैं, मैजिस्ट्रेट अलग अलग देशों में अलग अलग उस शब्द के नाम है। तो लैटिन और ग्रीक में इस वक्त मुझे ठीक याद नहीं पड़ता कि लैटिन में मैं समझता हूं मैजिस्ट्रेट या ऐसे कुछ होगा ये शब्द, तो लैटिन से ये सब चला। और जर्मन में है मैजिस्ट्रेट और अंग्रेजी में है मैजिस्ट्रेट। और जब हम मजिस्टर कहते हैं अपनी भाषा में, तो कुछ ये काबूस हिंदुस्तानी जो 2 अक्षर अंग्रेजी का पढ़ लेते हैं, वो समझते हैं कि जैसे कोई हम बड़े देहाती हो गए। हम तो खैर देहाती हैं, लेकिन उनको कुछ अकल रखनी चाहिए कि ये मैजिस्ट्रेट कोई दुनिया का शब्द थोड़ी है भाई, वो तो एक छोटे से अंग्रेजी इलाके के लोगों का शब्द है। ये गलती मत कर बैठना। अंग्रेजी बहुत कम लोगों की जबान है, बहुत कम लोगों की जबान है। मुझे तो एक दफे जब वो पूरा किस्सा उसको छोड़ देता हूं, लेकिन मुझे तो अचरज हुआ था जब मैंने कुछ MA पास इतिहास के विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुना कि यीशु मसीह साहब अंग्रेजी में बोले। और मैं आपसे सही कहता हूं, बहुत लोग यही सोचते हैं। आज क्रिस्तान लोग और एंग्लो इंडियन लोग जब अंग्रेजी को हटाने की बात सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि बेचारों के दिमाग में एक गलतफहमी घुसी हुई है कि उनके पैगंबर यीशु मसीह साहब अंग्रेजी में बोले थे। सचमुच उनके दिमाग में गलतफहमी फैली हुई। आज जरूरी है, ये फ्रैंक एंटनी जैसे लोग हैं, उनके दिमाग में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनके जो लोग हैं 10, 20, 30 लाख जितने भी ईसाई 50 लाख और एंग्लो इंडियन होंगे, उनके दिमाग में गलतफहमी को दूर करने के लिए हिंदुस्तान के आकाशवाणी से सब जगह से 10 दिन तक लगातार रोज 6 दफे ये ऐलान करना चाहिए कि यीशु मसीह साहब तो अरमैक भाषा में बोले थे, यीशु मसीह साहब तो अरमैक भाषा में बोले थे, उसका अंग्रेजी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भाषा तो हिंदुस्तानी के ज्यादा नजदीक है बनिस्बत अंग्रेजी के। तो देखिए कितना मसला हल हो जाएगा। लेकिन एक गलतफहमी, इसी तरह से और 50 गलतफहमियां। बहुत से लोग हमारे पार्टी में, हमने कईयों को समझाया, वो लेनिन, कार्ल मार्क्स, डॉस्टोयेव्स्की, ये सब जितने लोग हैं, इनके अगर कोई उद्धरण छापते लिख रहे हैं तेलुगु में, आप देखेंगे इन तेलुगु लेखकों की भी बदमाशी, या हिंदी लेखकों की लिख रहे हैं तेलुगु में। ऐसा है लेनिन का कोई बात से लिखेंगे तो अंग्रेजी में लिख देंगे। कैसी बेवकूफी, कैसी असभ्यता, कैसी नीरसता। लेनिन अंग्रेज था, लेनिन ने चीजें कही या लिखी तो किस भाषा में लिखी? किसमें? रूसी में। तो उनका वाक्य आप अंग्रेजी में क्यों देते हो भाई? यानी पहले रूसी से अंग्रेजी में तर्जुमा करो और अंग्रेजी से फिर तेलुगु में या हिंदी में करो। क्या सुख क्या है? इसी तरह से मैंने बहुत कवि और लेखक को हिंदी में भी देखा, डॉस्टोयेव्स्की का या रूसी उपन्यास का या रूसी आत्मा का कोई चित्रण कर रहे हैं तो उसका एक वाक्य झट से लिखते और लिखते अंग्रेजी में। मैंने खुद अपने पार्टी के मेंबरों को देखा है कि अगर मान लो कार्ल मार्क्स के कोई सिद्धांत को बता रहे हैं, कायक हिंदी में लिखते जा रहे हैं, बढ़िया हिंदी जानते हैं, और फिर झट से लिख देंगे अंग्रेजी में कार्ल मार्क्स साहब का, जैसे कोई कार्ल मार्क्स साहब अंग्रेजी में बोले हो लिखे हो। इन सब लोगों को अंग्रेजी आती ही नहीं। ये भी आप मजे की बात देखोगे, चाहे लेनिन हो चाहे मार्क्स तो बेचारा अमेरिका में रहने लगा था तो ये छूटी फूटी अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीख गया था, लेकिन डॉस्टोयेव्स्की वगैरह इनको अंग्रेजी आती ही नहीं थी। मैं आपको बताऊं अपने प्रोफेसर का किस्सा। उनका नाम है वेर्नर
अब तो वो मर गए, बहुत बुढ़े थे मेरे ही जमाने में, वर्नर ज़ोमबार्ट, अर्थशास्त्र के अपने जमाने में वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। इस पर किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती। और अगर मान लो कोई बहस कर भी ले तो मैं अपने वाक्य को थोड़ा संशोधित रूप में कहता हूं कि जो इतिहास संप्रदाय है अर्थशास्त्र का, उसमें वो दुनिया के सबसे बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं। तो जब मैं बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तो मैंने सोचा कि जब इतना बड़ा आदमी मिल रहा है चलो भाई उसी से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर बड़ी आजादी। लड़का अपने मास्टर को खुद चुना करता, मास्टर नहीं चुनता लड़का कि हमारा ये मास्टर होगा, ये हमारी परीक्षा लेगा। यहाँ तो आप सुन के ताज्जुब करोगे कि विद्यार्थी कहता है कि ये प्रोफेसर हमारी परीक्षा लेगा, तो यूनिवर्सिटी नहीं कहती ये तुम्हारी है। और मजेदार चीज है, और ये विद्यार्थी के ऊपर है वो किस प्रोफेसर को अपना परीक्षा करने वाला बनाए। हाँ, ये सही है कि वहां पर घूस, रिश्वत, बदमाशी ये सब नहीं चल पाती है, इसलिए ये सारी चीजें चलती है। तो पहले 2 महीने मैंने थोड़ी बहुत जर्मन सीख ली थी और मैं उनसे मिलने गया, कुछ बातें जर्मन में हुई, फिर जरा बात कुछ थोड़ी सी पेच वाली हो गई थी, तो मेरे मुंह से अंग्रेजी का वाक्य निकल गया। वर्नर ज़ोमबार्ट ने उसी वक्त कहा बहुत गंभीर चेहरे से, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। तब मेरी उम्र कोई रही होगी 18-19 वर्ष। ये न समझना आज ही से ये ख्याल में दुनिया में बड़ी ठोकरें खाते खाते ये सब विचार बनते। जैसे मैंने आपसे कहा कि शब्द मंचते मंचते ठीक होते हैं, वैसे आगे भी ठोकरें खाते खाते। अब आपको 18 वर्ष की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान तो नहीं मिला था जो शायद कह देता कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। अब उसके बाद जरा भी हयादार आदमी होता तो क्या करेगा? उठेगा, सलाम करेगा और कहेगा कि अब मैं कुछ दिनों में पूरी जर्मन जब बोल लूंगा तब आऊंगा, इसके सिवा और क्या कर सकता है। तो ये मैंने आपको किस्सा बताया, कहीं ये ना समझ लेना कि अंग्रेजी ही दुनिया की एक भाषा, बल्कि ये तो बहुत अभी कुछ ही दिनों में रुपए की ताकत से और कुछ हथियार की ताकत से थोड़ी बहुत आगे आई है। और उसमें भी देखना कि दुनिया में करीब 2.5 अरब आदमी बसते हैं। अब तो वो पढ़ के कुछ और 2.5 अरब समझ लो। 2.5 अरब में कुल 30 करोड़ की ये भाषा है, जिसको दिन रात में चिल्लाते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ये सब याद रखना, अखबार वाले ये सब नहीं छापते। क्यों छापेंगे? अब उसको तो धोखा देना है आपको। और जितने हैं राजा गोपालाचार्य साहब और नेहरू साहब और देशमुख साहब, क्यों धोखा देते? इन लोगों की तरफ जरा ध्यान रखना, इनके नाम भी याद रखना, ये कौन लोग हैं, कौन इनके माँ बाप थे। तो इन सबको समझ के रखना। ये लोग जानबूझ करके खाली यही तक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, भाई कहाँ अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? दुनिया के 2.5 अरब आदमियों में से कुल 30 करोड़ आदमी इस भाषा को जानते हैं, बोलते हैं। उनकी मातृभाषा क्या? मातृभाषा, और जो बोल सकते हैं या लिख सकते हैं ऐसे 30 करोड़ आदमी, इससे ज्यादा नहीं, 30 करोड़। तब कितने हुए? 10-12 सैकड़ा तो हुए ना, बाकी आबादी तो नहीं जानती। एक बात। दूसरी बात और भी आप याद रखना कि जिस तरह से अभी तक कम से कम 7-8 भाषाओं को मैं गिना सकता हूं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की कोशिश की, या जिनके देश की ताकत के सहारे वो कभी कभी बनती चली, लेकिन पूरी कभी नहीं बन पाई। चढ़ी बहुत ऊपर चढ़ी बहुत ऊपर, लेकिन फिर जाके गिरा दी गई। सारी दुनिया में नहीं हो पाई। अब जैसे अपने यहां संस्कृत या पाली कहां तक फैली थी। मैं जब जापान गया था तो संस्कृत और पाली का असर तो टोक्यो के ऊपर एक क्योटो राजधानी, वहां तक मैंने देखा। शब्द वैसे ही, यहां तक कि मुझे तो कई बार शक होता है कि जो जापानियों का एक जात है जिसको ये समुराई बोलते हैं, समराई। अब सोच लो आप, क्षत्रिय जात है तो क्या जाने वो हमारे समराई समर करने वालों से ताल्लुक रखता हो। लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, उसके ऊपर ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसी बातें मैं आपको बताऊं कि जब मैं थाई देश में गया, बैंकॉक में, तो वहां एक सड़क थी, सबसे बड़ी सड़क, उसका नाम का उच्चारण मुझसे जल्दी हो नहीं पाता था क्योंकि वो लिखा रहता था रेपू डायमंड एवेन्यू, रेपू डायमंड। तो फिर मैं बोलते हैं आखिर इसका मतलब क्या होता। तब कोई एक बहुत बड़ा कोई विद्वान मिला तो उसने कहा असल में तुम्हारा ही शब्द है, रिपू दमन एवेन्यू को बदल करके रेपू दमन हो गया। अब सोच रहा, रिपू तो समझ गया ना, दुश्मन, दमन, दुश्मन को हराने वाली सड़क, रिपू दमन। रिपू दमन का समय
और क्षेत्र के बदलने के साथ साथ रिपु का रेपू हो गया, दमन का जयमन हो गया, रेपू जयमन जयमन। और उधर शायद पूरा पृष्ठ तक अपनी भाषा का साम्राज्य गया, लेकिन क्या हुआ? बनी दुनिया की भाषा। इसी तरह से अरबी भी किसी जमाने में 100-150 वर्ष तक दुनिया की भाषा बनी। कितने दुनिया की? एक समझो आधे हिस्से या 2/3 हिस्से, फिर वो भी पछाड़ दी गई। इसी तरह से फ्रांसीसी का भी एक जमाना आया था। आज इसी तरह से थोड़ा बहुत जमाना अंग्रेजी का आया है। अगर दुनिया चेत नहीं गई तो मुझको पूरा यकीन है कि 30-40 वर्ष में रूसी का जमाना आएगा। रूसी इस वक्त आ गई, बल्कि रूसी जबान को समझने वाले लोगों की तादाद अंग्रेजी जबान के लोगों से ज्यादा है। फर्क खाली इतना है कि रूसी वाले तो एक जगह से जमा और अंग्रेजी वाले कुछ बिखरे हुए हैं, क्योंकि आजकल चीन में दूसरी भाषा अंग्रेजी नहीं है, रूसी हो गई। इसी तरह से पूर्वी यूरोप में दूसरी भाषा अंग्रेजी नहीं है, रूसी हो गई है। इसी तरह से एशिया का और हिस्सा जैसे वियतनाम, जैसे उत्तरी कोरिया, इनमें दूसरी भाषा फ्रांसीसी या अंग्रेजी नहीं है, रूसी हो गई है। भाषाओं का भी मामला शक्ति के साथ चलता, जिसके पास नमक है, तेल है, मक्खन है, चावल है, बंदूक है, टैंक है, उज्जैन बम है, उसी की भाषा का चमत्कार चलता है। और फिर नौकर लोग उसका गुणगान करते कहते हैं ये भाषा तो बड़ी धनी है, इसमें बड़े शब्द हैं, पैसा और ताकत। तो उसमें आप देखो कि अंग्रेजी के बारे में जो अंतरराष्ट्रीय भाषा कह दिया करते हैं, ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। तो क्या ये शुरुआत कहां से हुआ था? जहां से मैंने सिलसिला छोड़ दिया था, अच्छा हुआ कि उससे ये सारी चीजें तय हो गई, वो हुआ था मैथमेटिक्स पर। क्यों? उसी से ये सब तर्क निकले थे, कई बातें साफ हो गई कि मैं क्यों एक आध ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लूं तो बुरा नहीं। उसमें और एक किस्सा भी सुनाई देता हूं, क्योंकि जापान के सामने ये झंझट आई थी जो इस वक्त हिंदुस्तान के सामने उतनी नहीं जितनी उस वक्त जापान के सामने, बहुत कम। जापान को जब गोरे लोगों ने खटखटा के खुलवा दिया 1850 के आसपास, तो जापानी लोग बहुत नाराज हुए, घबराए, और उन्होंने अपने लड़के लड़कियों को यूरोप भेजा, अमेरिका भेजा कि जाओ पढ़ के आओ, देख के आओ कि ये कैसे इतने शक्तिशाली हो गए। कोई विज्ञान पढ़ने गया, कोई दवाई पढ़ने गया, कोई इंजीनियरिंग पढ़ने गया, और 5-10 वर्ष में जब सब लौट के आए तब जापानी लोग कुछ थोड़ा बहुत सरकार ये सब किया करती, सरकार ने समझा कि क्या चीज है, और फिर लोग कहा ठीक है अपने देश में भी वही सब करो, अस्पताल खोलो, कारखाने खोलो, कॉलेज खोलो, तो वहां खुलने शुरू हुए। और जो जापानी लड़के पढ़ के आए थे, जिस भाषा में पढ़ के आए थे, जर्मनी से अगर पढ़ के आए तो जर्मन में वो करने लगे। मान लो दवाई अस्पताल है तो रपट वगैरह सब जर्मन में लिखने लग गए। जो लोग अमेरिका या हिंदुस्तान से पढ़ के आए थे, इंजीनियर थे, वो अंग्रेजी में लिखने लग गए। फिर जब जापानी सरकार के सामने ये सवाल गया, उनका ना तुमको अपनी रपट जापानी में लिखनी पड़ेगी। इन लोगों ने कोशिश की, बेटा नहीं, ये हमसे हो नहीं पाता, जापानी में शब्द नहीं, कैसे लिखे? तब जापानी सरकार की विशेष बैठक हुई। ठीक मैं नहीं कह सकता वो कई घंटे चली, लेकिन सुना मैंने कि 7-8 घंटे वो बहस चली जापान सरकार की। ये 1860-70 के आसपास का किस्सा है, यानी आज से कितने बरस पहले, 90-100 वर्ष पहले का ये किस्सा है। अच्छा, तो 90-100 वर्ष पहले जबकि जापान की भाषा हमारे मुकाबले में बहुत कमजोर और गरीब थी, आज भी बहुत सी बातों में है, तब कई किस्सा जापानी सरकार की 8-9 घंटे बहस हुई, गर्मा गर्म बहस हुई, और आखिर में जाके जापानी सरकार ने यही फैसला किया कि तुमको अपनी सब रपटें जापानी में ही लिखनी पड़ेगी। अगर तुमको कहीं कोई शब्द जापानी में न मिलता हो तो जिस भाषा का सीख के आए हो उसी को जापानी में लिख दो, जिससे ठीक हो जाएंगे। जो सिद्धांत पहले शुरू में आपको बताया था, उसका अमल 90-100 वर्ष पहले जापान में लाया जा चुका है, और फिर इन सबों को मजबूरी से लिखना लिखाना पड़ा। बिना मजबूरी किए हुए पढ़े लिखे लोग कुछ करते नहीं, पढ़े लिखे लोगों को काम कराने के लिए
कराने के लिए दो बड़ी आदमियों को उनके सिर पर डंडा देके हमें कुल 3-4 दिन, क्योंकि उड़िया के मंत्री और मुख्य सचिव और सह सचिव और संयुक्त सचिव जो होते हैं ना बड़े अफसर ICS या IAS वाले, इन सबों ने एक तरह का विद्रोह खड़ा कर दिया। वो गलानोट वाले जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्होंने कहा ये सब सरकार हमारी टूटी जा रही है, अगर अंग्रेजी में 8 हाशिए में नहीं लिखेंगे तो प्रशासन बिगड़ जाएगा। ये इससे बेचारे कमजोर आदमी 4 दिन कुल चला और 5वें दिन से इन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन वो पूरा मान लो कोई बेबड़ा आदमी होता, मैं नहीं जानता कामराज नादार क्या कर रहे हैं, वैसे संजीव रेड्डी साहब भी कोई बड़े बहुत पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं, इसलिए इनको भी मैं सलाह दूंगा कि क्यों फिजूल तुम 2-4-10 दर्जे की जो किताब अंग्रेजी में पढ़ चुके हो उसका इस्तेमाल करते हो, 50 गलतियां करते हो, इसलिए तेलुगु में ही लिखा करो। लेकिन कामराज नादार के बारे में मैंने सुना, और ये कोई हंसने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये संजीव रेड्डी की जो थोड़ी बहुत कदर करता हूं सिर्फ इसीलिए कि ये कुछ देखने में भी, मैंने तो ज्यादा नहीं देखा, सुना किसी के जरिए जो किसी जमाने में हमारे पार्टी में थे, उन्होंने खुद हमारे किसी दोस्त को बताया। मैं तो भूल भाग गया था, ये रहे होंगे कभी, लेकिन एक दफे हॉकी का खेल हो रहा था तो वहां दूर से मैंने इनका चेहरा देखा था तो मुझे लगा कि ये आदमी कुछ ताकत वाला चेहरा इसका है, कुछ किसान का आदमी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मछली कुछ ऐसी है कि जहां गद्दी पे बैठे, चाहे किसान हो और चाहे नीची जात के हो और चाहे बड़े हो और चाहे अंग्रेजी न जानते हो, तबियत यही हो जाती कि बड़े लोगों में किसी तरह से हमारी भी गिनती हो जाए, हम भी उनकी जैसे काम काज करने लगे। तो मैं उनको भी कहना, लेकिन मैंने सुन रखा कि कामराज नाजाद जो कि मद्रास के मुख्यमंत्री हैं वो कुछ इस मामले में औरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे हैं। क्या जो भी हो, अब सवाल ये क्या करोगे इस परिस्थिति से, जहां पर की जनता की चुनी हुई पंचायत फैसला करती है कि मंत्री सचिवालय में हाशिए में अपनी बातें उड़िया में लिखे, 3-4 दिन को फैसला चलता है और फिर उनके पहले जितने सरकारी नौकर अफसर है वो मिलकर एक विद्रोह खड़ा कर देते, कैसे काम नहीं हो पाएगा, फैसला खत्म हो जाता है और नरसिंह चौधरी साहब अंग्रेजी में लिखना शुरू करते हैं। ये सही है कि अगर नरसिंह चौधरी उस वक्त मजबूत होते, हिम्मतवर आदमी होते, या भविष्य का हिंदुस्तान उनको ज्यादा साफ समझ में आता तो उस वक्त वो गंदा लेके खड़े हो जाते, तो उनको काम करना वो करो, वरना इस्तीफा दूर करके बाहर जाओ।